ग्रेटनेस किसके पास मिलती है? ग्रेटनेस किसी सरकमस्टांसेस या स्टेटस से नहीं आती है। ग्रेटनेस किसी भी कॉन्शियस चॉइसेस का रिजल्ट होती है। क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा है जिसे आप बहुत ग्रेट मानते हैं, जिन्हें आप फॉलो करते हैं या उसके जैसा बनना चाहते हैं और उसकी लाइफ आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है? हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा तो होता ही है जिसे हम बहुत ग्रेट मानते हैं, हम अपना आदर्श मानते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उस इंसान की लाइफ बहुत आसान है। किसी भी कंपनी या इंडिविजुअल इंसान को अपनी जिंदगी में एक अच्छे लेवल तक पहुंचने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। परेशानियों के समय वो जितना कॉन्शियस माइंड से डिसीजन लेता है, वही उसकी ग्रेटनेस को डिफाइन करता है। ग्रेटनेस क्या होती है, कैसे इसे मेजर किया जाता है, ग्रेटनेस पाने के सफर में किन किन मुश्किलात का सामना करना होता है, ये सारी बातें सौरभ मुखर्जी सर ने अपनी बुक दी अनयूजुअल बिलियनेयर्स के फर्स्ट चैप्टर में बताई हैं। एक बार सौरभ मुखर्जी राजधानी एक्सप्रेस से ट्रेवल कर रहे थे। वहां उन्हें एक आदमी मिला जिससे बातें करते हुए सौरभ मुखर्जी को यह एहसास हुआ कि इंडिया में टॉप पेंट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन एशियन पेंट्स है। उनके दिमाग में क्वेश्चन था, ऐसा क्या है जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन से एशियन पेंट्स को अलग और सबसे बेहतर बनाता है? काफी रिसर्च के बाद मुखर्जी ने कुछ एनालिसिस तैयार किए, जिनमें रिजल्ट के रूप में उन्होंने ग्रेटनेस और उससे जुड़े कुछ पहलू डिफाइन किए, जिनमें से कुछ हम आपको इस एपिसोड में बताने जा रहे हैं। कहा गया है, अगर कोई आगे बढ़ने की कोशिश में कई बार फेल भी होता है तो भी वो ग्रेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक कंपनी है जहां कई एम्प्लॉयज काम करते हैं और आपके अच्छे खासे क्लाइंट्स भी हैं, और अब आप और क्लाइंट्स नहीं बनाना चाहते। जितने क्लाइंट्स हैं उन्हीं के साथ काम करना चाहते हैं। ऐसे में क्या आप कभी आगे बढ़ पाएंगे? नहीं। आपको ग्रोथ के लिए और भी ज्यादा क्लाइंट्स ढूंढते रहने होंगे, चाहे आप उस काम में कितनी ही बार फेल क्यों ना हो। आपको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स की जरूरत होगी। इस काम में कई तरह की परेशानियां आएंगी, आप कई बार फेल भी होंगे। हो सकता है नए क्लाइंट्स के साथ आपके एम्प्लॉयज को काम करने में थोड़ी मुश्किलें भी आए, नए क्लाइंट्स के साथ काम करने में कुछ नुकसान भी सहने पड़े। लेकिन अगर आपको मार्केट में बने रहना है तो आपको अपने 100% एफर्ट्स देने होंगे। ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स को खोजना होगा और अपनी कंपनी को ग्रो करना होगा। लेखक कहते हैं, कंपनी की ग्रोथ, कंपनी का रेवेन्यू उसके मुश्किल वक्त में काम आता है। कभी ना तो संतुष्ट हो और ना कंपनी की ग्रोथ के रास्ते को बंद करें। ऐसे हालात में आप जितने कॉन्शियस माइंड से डिसीजन लेते हैं, उतनी ही आसानी से आप ग्रेटनेस की ओर बढ़ेंगे। अपने आसपास किसी भी सेक्टर में आप देख लीजिए, चाहे वो सेक्टर स्पोर्ट्स का हो, एक्टिंग का हो, आर्ट से रिलेटेड, आपको ग्रेटनेस की यही एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे कि जिसने स्ट्रगल किया है उसी ने ग्रेटनेस को पाया है। अब सवाल यह है कि कोई कंपनी ग्रेट कंपनी कैसे बनती है? इसका कोई सटीक जवाब नहीं हो सकता है। फिर भी एक ग्रेट कंपनी के फीचर्स की अगर हम बात करें तो वो कंपनी हमेशा बेस्ट टैलेंट को हायर करती है, उन्हें प्रोत्साहित करती है और बिजनेस कम्युनिटी को हमेशा सम्मान देती है। एक कंपनी अपनी इस तरह की बेस्ट प्रैक्टिसेस की वजह से लोगों के बीच में इतनी पॉपुलर हो जाती है कि वो एक ग्रेट कंपनी कहलाने लगती है। बहुत से लोग ये समझते हैं जो कंपनी स्टॉक मार्केट में टॉप पर है या जिसके बहुत सारे मीडिया में एड्स आते हैं, वो एक बहुत ग्रेट कंपनी है, पर ऐसा नहीं है। एक कंपनी को ग्रेट कंपनी बनने के लिए बहुत सारे अप एंड डाउन से गुजरना होता है। एक कंपनी का मार्केट कैपिटल, शेयर वैल्यू, ग्लोबल बेंचमार्क जैसे फॉर्च्यून 500 में लिस्टिंग एक कंपनी की ग्रेटनेस को मेजर करने के कॉमन फैक्टर्स हैं। ये सब वो फैक्टर्स हैं जिनकी वैल्यू समय के साथ साथ घटती बढ़ती रहती है। कोई कंपनी अपने आप को इन फैक्ट्स में कैसे टॉप पर लाती है, एक्चुअल में ये ग्रेटनेस को डिफाइन करता है। कहा जाता है, किसी की कामयाबी ही उसकी सफलता के रास्ते को डिफाइन करती है। लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान जिन रास्तों को चुनता है वही उसकी कामयाबी को डिफाइन करते हैं। इसलिए अगर कोई कंपनी ग्रेटनेस अचीव करती है तो इसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि उसने पिछले कुछ सालों में जो हार्ड वर्क किया है
उसने जो स्ट्रेटजीज यूज की हैं, जिस तरह से उसने मार्केट में आने वाली परेशानी और रिस्क्स को हैंडल किया है, वो बेहतरीन था। जैसे कि सौरभ ने एशियन पेंट्स का एग्जाम्पल दिया है। हम सब मानते हैं कि उसकी क्वालिटी प्रोडक्ट उसे ग्रेट बनाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उसके डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स का बहुत बड़ा नेटवर्क उसने सालों तक जो हार्डवर्क किया है, और उसने लोकल और ग्लोबल मार्केट में एंट्री पाने के लिए जो स्ट्रगल किया है, ये सब उसकी ग्रेटनेस के कारण है। लेखक कहते हैं अगर किसी भी कंपनी का ग्रेटनेस मेजर करनी हो तो उसके लिए दो मेन पॉइंट्स कंसीडर किए जा सकते हैं। पहला, पिछले लंबे वक्त से उसने जो परफॉर्मेंस दी है वो उसके बिजनेस स्ट्रेटजीज को रिफ्लेक्ट करती है। दूसरा पॉइंट, ग्रेटनेस कभी कम समय के लिए या टेम्पररी नहीं होती है। जब कोई कंपनी अपने ब्रांड की रेपुटेशन लंबे समय से कंटिन्यू रख पाती है, तब वो ग्रेट कंपनी बन पाती है। आप खुद सोच कर देखिए, जितने भी बड़े ब्रांड्स आपके माइंड में आएंगे, वो सब लंबे समय से आपको अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स सप्लाई कर रहे हैं, वो भी बेहतरीन क्वालिटी के साथ। ग्रेट कंपनी सालों तक अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करती रहती है, यहाँ तक कि जब मार्केट में इकोनॉमिक डाउन टाइम चल रहा होता है, तब भी वो ग्रो करती रहती है। चलिए अब हम ग्रेट कंपनियों को पहचानना सीखते हैं। लेखक कहते हैं अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की ग्रेटनेस को मेजर करना चाहते हैं तो आप 3 स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आप उन सभी कंपनीज की लिस्टिंग करें जिसके साथ फाइनेंशियल फैक्टर्स ऑफ ग्रोथ भी मिले। उसमें आप ऐसी कंपनी को खोजिए जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 करोड़ से ज्यादा हो। फिर दूसरे स्टेप में अब चुने हुई कंपनीज में से ऐसी कंपनीज को चुनिए जो पिछले लंबे समय से अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में ग्रो कर रही हैं। लॉन्ग टाइम मीन्स आप 10 साल या 15 साल का डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट और तीसरा स्टेप में आप कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनालिसिस करें। मतलब आप वहां नोट करें कि उसने पिछले कई सालों में कितना प्रॉफिट कमाया है और कितनी ग्रोथ की है। इसके लिए राइटर कहते हैं कि फिल्टर के लिए ऐसी कंपनी को सेट करना चाहिए जिनका पिछले 10 सालों में रेवेन्यू ग्रोथ 10% हो और ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% हो। ये 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जो किसी कंपनी की फाइनेंशियल ग्रोथ को बेस्ट वे में रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए अगर आप इन फैक्टर्स के साथ कंपनी चुनेंगे तो आप ग्रेटेस्ट कंपनी खोज पाएंगे और उन्हें स्टडी कर पाएंगे। लेखक कहते हैं अगर आप किसी बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन की ग्रेटनेस को चेक करना चाहते हैं, आपको दूसरे तरीके से फिल्टर का उपयोग करना होगा, क्योंकि बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज इंडस्ट्री में ना ही रेवेन्यू होता है और ना ही ROCE। वहां आपको रिटर्न ऑन एसेट्स पर ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी की वैल्यू 15% रखकर फिल्टर करना होगा। बैंकिंग और फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप दूसरे स्टेप में उन कंपनीज के लिए फिल्टर लगा सकते हैं जिनकी लोन देने की ग्रोथ हर साल 15% या उससे अधिक इंक्रीज हो रही है। इस तरह आप कंपनी की लंबी लिस्ट में से ग्रेटेस्ट कंपनी को फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर ये चेक कर सकते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं जो उन्हें ग्रेट बनाते हैं, और उनसे सीख कर आप भी अपने बिजनेस में ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। अब लेखक रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं, तो चलिए हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट होता है। वैसे तो कहा जाता है कि जो रिस्क लेता है वही सक्सेस भी पाता है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कब रिस्क लेना है और कब नहीं लेना है, कौन सा रिस्क लेना प्रॉफिटेबल होगा और कौन सा रिस्क लेना यूजलेस होगा। क्योंकि कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जिनके लिए समय और पैसा वेस्ट करना बेवकूफ़ी होती है, या यूं कहूं कि कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जिन्हें लेने की कोई वैल्यू ही नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादातर कंपनीज रिस्क लेने के लिए किसी भी प्रोडक्ट में पैसे इन्वेस्ट कर देती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फंडा यही है कि आप किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले उसे अच्छे से एनालाइज कर लें और अगर उससे ज्यादा प्रॉफिट हो और रिस्क कम हो तो ही रिस्क लें।
हमेशा रिस्क लेना समझदारी नहीं है। लेखक यहाँ इसे समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं। लेखक यहाँ इन्वेस्टमेंट का एक मेथड कॉफी कैन पोर्टफोलियो के बारे में बताते हैं, जो रॉबर्ट कर्बी द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग आप कुछ शेयर या कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और फिर बहुत सालों तक उसका उपयोग नहीं करते हैं, और जब उसकी वैल्यू बढ़ जाती है तब आप उसे सेल करते हैं। ज्यादातर हमारे इंडिया में लोग घरों में सोना इसी इन्वेस्टमेंट मेथड के अनुसार खरीदते और बेचते हैं। ये इन्वेस्टमेंट की बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है कि अगर कोई प्रोडक्ट प्रॉफिट नहीं देगा या उसकी वैल्यू कम हो रही है तो उसे सेल कर देना चाहिए। लेकिन कर्बी के अनुसार अगर आप किसी पोर्टफोलियो यानी शेयर को लंबे समय तक अनटच्ड छोड़ देंगे तो वो आपको सबसे ज्यादा पैसा बना कर देगा। हम ये कह सकते हैं कि एक कंपनी को ग्रेट बनने के लिए न केवल बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करना चाहिए, साथ ही साथ उससे अपनी कंपनी के सभी ऑपरेशंस को मैनेज करना, रिस्क मैनेज करना और अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम एनालाइज करना भी आना चाहिए। लेखक कहते हैं कि अगर कोई कंपनी सारे ऑपरेशंस सही तरीके में एग्जीक्यूट करती है और कंपनी अपने सारे फैसले कॉन्शियसली ले पाती है, कौन सा रिस्क लेना है और कौन सा नहीं, कॉन्शियसली चूज करती है, तो उस कंपनी में ग्रेट कंपनी बनने की क्वालिटीज मौजूद हैं। यानी एंटरप्रेन्योरशिप ऊंचे पहाड़ से कूदने की तरह है, जिसमें पैराशूट पहाड़ से कूदने के बाद बनाया जाता है।